आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टिक इवैल्यूएशन का क्लास 10th का हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में देवी देवताओं की पूजा में छेना से बनी मिठाई का व्यवहार होता है? वो आंसर होगा केरल में। ठीक है, पंजाब में ऊंट चालकों के गीत को कहते हैं, क्या कहते हैं? टप्पा। ठीक है, और जैसे भटियाली जो है पश्चिम बंगाल में है, ठुमरी है उत्तर प्रदेश का, और गज़ल कोई गीत नहीं है, गज़ल अलग है। ठीक है, तो पंजाब में ऊंट चालकों के गीत को कहते हैं टप्पा। अगला क्वेश्चन है, एक के बोले शूटिंग के लेखक कौन है? ऋत्विक घटक है, तपन सिन्हा या सत्यजीत या मृणाल सिंह? तो सत्यजीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगालियों का इतिहास के लेखक कौन है? बंगालियों का इतिहास, उसका लेखक कौन है? राखालदास बंदोपाध्याय, दिनेश चंद्र दास, दिनेश चंद्र सेन या निहार रंजन रॉय? आंसर होगा निहार रंजन रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड वेलेस्ली? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने। 1781 ईस्वी में मदरसा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कितने ईस्वी में? 1815 ना 1820 ना 1828 ना 1830? आंसर होगा 1828। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नव वेदांतवाद के प्रचारक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद ना श्री रामकृष्ण विद्यासागर? तो उसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू थे ना रानी शिरोमणि थी ना बिरसा ना बुद्धू भगत? कोल विद्रोह के नेता होगा बुद्धू भगत। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टिक एवेल्युएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था 1 नंबर का, तो उसको आंसर बच्चों को इस तरह से लिख सकना है। ठीक है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, भारत के किस क्षेत्र में देवी देवताओं की पूजा में छेना से मिठाई का व्यवहार होता है? ये केरला है। ठीक है, पंजाब में ऊंट चालकों के गीत को कहते हैं टप्पा, तो इस तरह से आंसर दे सकना है। ए के बोले शूटिंग के लेखक सत्यजीत रे है। ठीक है, बंगालियों का इतिहास का लेखक है निहार रंजन रॉय। उसी तरह से जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। उसी तरह नव वेदांतवाद के प्रचारक राजा राम मोहन रॉय। तो इस तरह से आंसर लिख सकना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है ना, तो उसका आंसर मैं बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, बिना शब्दों वाली प्रथम बंगला फिल्म का नाम क्या है? पहला बंगला फिल्म का नाम है जमाई षष्ठी, जो कि 1931 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के लोकप्रिय प्रिय नृत्य का नाम क्या है? वो है छऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिशिर भादुड़ी किस विद्या के विशेषज्ञ थे? वो गए इंडियन एक्टर थे, कॉमेडी वाले एक्टर थे, बंगाली थिएटर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? वो है वंदे मातरम। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? 17 अगस्त 1995 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं F नंबर का बता रही हूँ, G नंबर का। नील दर्पण नाटक किस घटना की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था? नील दर्पण नाटक जो था, नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने की घटना एवं इसके विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि पर ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके राजस्व ठेकेदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से आंसर लिख सकना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला वन अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला वन अधिनियम, जंगल है ना, वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया था।
और यह वन अधिनियम जो था वनों पर भारतीय समुदायों के अधिकारों को सीमित करता है। सीमित करता है मतलब क्या है, पहले ज़माने में जो है लोग वनों को फ्री रूप से यूज करते थे, वन से जंगल फूल जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो लेके आते थे। लेकिन जब वन अधिनियम बना 1865 में, तो भारतीय समुदाय के लोग जो है जंगल वनों को अपने मन के मुताबिक वे लोग व्यवहार नहीं कर सकते थे। इस तरह से लोगों के अधिकार जो है सीमित कर दिए गए, वनों को अपनी मन मर्जी यूज नहीं कर सकते थे। वही है 1865 में वन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहावी का अर्थ क्या है। तो बहावी जो है ये मुसलमानों का आंदोलन था, बहावी आंदोलन। उसको शुरू किया था अब्दुल बहाव ने। और बहावी का अर्थ है एक्चुअली गैर इस्लामिक परंपराओं और आदतों को ख़त्म या समाप्त करना था। कहने का मतलब है बहावी आंदोलन हुआ क्यों था। वो था इस्लाम धर्म के लोग जो हैं दूसरे धर्म के संस्कृति रहन सहन पहनावा को अपनाने लगे थे। वो अपनाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मुस्लिम लोग हमारे भारत देश में आए थे, तो हमारे भारत में रहने की वजह से हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाने लगे थे। ठीक है ना, तो उसी को इस्लाम धर्म के जो बड़े गुरु थे उनको पसंद नहीं था कि हमारे इस्लाम या मुसलमान धर्म में समाज में दूसरे धर्म के रीति रिवाज क्यों आ रहे हैं। तो उसी को ख़त्म करने के लिए बहावी आंदोलन चलाया गया था। तो बहावी का अर्थ है गैर इस्लामिक परंपराओं और आदतों को ख़त्म या समाप्त करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेदिनीपुर की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है। मेदिनीपुर की लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को कहा जाता है, मेदिनीपुर की लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था पर्यावरण इतिहास का अध्ययन का महत्व क्या है। पर्यावरण इतिहास को अध्ययन करेंगे तो उसका क्या महत्व रखता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा पर्यावरण इतिहास का अध्ययन हमें समझने में मदद करता है कि अतीत में, पहले ज़माने में है ना, पूर्वज लोग अतीत में मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध कैसे रहा होगा। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में पुराने ज़माने के लोगों के का बीच का संबंध कैसे रहा होगा और कैसे मानव गतिविधियों ने पर्यावरण पर प्रभाव डाला। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हमें वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में भी मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्वी या पूर्व पश्चिम संघर्ष से क्या समझते हैं। पूर्व पश्चिम संघर्ष क्या है, तो उसका अर्थ है पूर्व पश्चिम संघर्ष का अर्थ है पश्चिमी पूंजीवादी देशों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी साम्यवादी देश यानी सोवियत रूस के बीच विशेषकर शीत युद्ध के दौरान वैचारिक तनाव और भू राजनीतिक तनाव था। यह कोई सैनिक टकराव नहीं था। कहने का मतलब क्या है, रूस माने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है दुनिया में केवल 2 शक्तिशाली देश रह गए थे, वो है रूस और अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में जो है अपनी शक्ति को लेकर के जो है अंदर ही अंदर जो है संघर्ष चल रहा था। ठीक है ना, कोई मैदान में नहीं, कोई खुले आम लड़ाई नहीं हुआ था, जिसको कहा गया सैनिक टकराव नहीं था। मतलब अंदर ही अंदर उनके बीच में दुश्मनी या लड़ाई विचार के रूप में है ना, वैचारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई चल रहा था। उसी को कहा जाता है शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। ठीक है ना, सी नंबर का क्वेश्चन है सोम प्रकाश पत्रिका के मुख्य विषय क्या था। सोम प्रकाश पत्रिका का मुख्य विषय क्या था, उसमें क्या प्रकाशित किया जाता था सोम प्रकाश पत्रिका में। ठीक है, उसका आंसर देखते हैं। सोम प्रकाश पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक मीन्स सप्ताह में एक ही बार निकलता था सोम पत्रिका, है ना, की शुरुआत 15 नवंबर 1858 ईस्वी में हुआ है और उसका संपादक था द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा हुई थी और जिसके मुख्य विषय निम्नलिखित थे। ठीक है, पहला है बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषा में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना। ठीक है, दूसरा था कला एवं साहित्य पर लेख प्रकाशित करना। ठीक है, और तीसरा था एक वधीर विद्वान को रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
रामकिशन मिशन की स्थापना किसने और कब की? तो रामकिशन मिशन की स्थापना जो है, रामकिशन मिशन का शिष्य जो था स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 ईस्वी को की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल के द्वारा प्रकाशित 2 पत्रिकाओं के नाम। यंग बंगाल, देरोजियो के द्वारा जो यंग बंगाल की स्थापना हुई थी ना, तो उसके द्वारा जो 2 पत्रिका प्रकाशित हुए थे उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा यंग बंगाल के द्वारा प्रकाशित या आंदोलन से जुड़े 2 मुख्य पत्रिकाओं के नाम, पहला है संवाद कौमुदी और दूसरा है मीरात उल अकबर। ठीक है। अब देखते हैं अगला चौथा नंबर, जिसमें कि जो है 7 से 8 वाक्यों में उत्तर देना है। हाँ, यहाँ पर 1-2 लाइन ज़्यादा ही लिखा गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को इतना याद कर सकना है और आंसर सही दे सकना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जीवन स्मृति पुस्तक से ठाकुर बाड़ी के बारे में क्या जानते हैं? जीवन स्मृति, जीवन स्मृति पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है ना। तो इसके द्वारा हमको क्या, ठाकुर बाड़ी के बारे में क्या जानकारी मिलता है? ठाकुर बाड़ी जानते हैं, दादू दादी का घर को। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। जीवन स्मृति पुस्तक कवि गुरु रविंद्रनाथ जी का है और जिसमें उन्होंने ठाकुर बाड़ी यानी दादू दादी का घर को अपने परिवार के जीवन का केंद्र और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। ठीक है। टैगोर जी अपने परिवार के इतिहास, मान्यताओं और संस्कृति मूल्यों पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने माता पिता, दादा दादी के साथ बिताए पल, समय और परिवार के सदस्यों के साथ उनके संबंध का वर्णन जीवन स्मृति पुस्तक में वर्णन किया है या साझा किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुतोम पेचार नक्शा पुस्तक से उस समय के समाज के बारे क्या जानते हैं? हुतोम पेचार नक्शा, ठीक है ना, जिसका लेखक है काली प्रसन्ना सिन्हा। तो देखते हैं उसमें क्या बताया गया है समाज के बारे। हाँ, हुतुम पेचार नक्शा पुस्तक काली प्रसन्ना सिन्हा द्वारा लिखा गया है 1862 ईस्वी में। ठीक है। इस पुस्तक द्वारा तत्कालीन कलकत्ता के समाज का चित्रण किया गया है, हमारे बंगाल के कलकत्ता का समाज का, ठीक है, वर्णन किया गया है। समाज में पढ़े लिखे लोग धन कमाने के लालच में अंग्रेजों की जी हजूरी, चापलूसी कर अपने ही देश के साधारण लोगों को ठग कर, ठीक है ना, ठग कर या ठग कर, झूठ बोलकर ठग कर, ठीक है ना, धनराशि जमा करने में लगे थे, पैसा कमाने में। ठीक है। और अंग्रेजी संस्कृति को भी अपनाने लगे थे हमारे भारतीय लोग। हाँ, ऐसे समय में महाभारत को बंगला भाषा में अनुवाद करवाया काली प्रसन्ना सिन्हा ने, तथा महाभारत के अर्जुन, द्रोणाचार्य आदि लोगों के आदर्श जीवन को प्रस्तुत किया, जिससे वे हमारे बंगाल कलकत्ता के धनी वर्ग कुछ सीखें, अनुकरण करें। ठीक है ना। इस पत्रिका के द्वारा धनी वर्ग के ऊपर व्यंग बाण छेड़ा गया है काली प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वुड्स घोषणा पत्र का मूल्य भाव क्या है? वुड्स डिस्पैच है ना, उसका क्या महत्व है? वुड्स चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या है, देखेंगे। भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक नई शिक्षा नीति 1854 को बनाया गया था, जिसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम पर वुड्स डिस्पैच, वुड्स का घोषणा पत्र लागू किया गया है, रखा गया है। ठीक है। और जिसकी बातें जो हैं, इस शिक्षा के विकास के लिए जो ये नीति नियम लागू किया गया 1854 में, वुड्स डिस्पैच, उसके तहत कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं देखते हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी शिक्षा का माध्यम, माध्यम मीन्स कौन सा वर्षन में माध्यमिक या प्राइमरी शिक्षा होना चाहिए, तो वो है क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। ठीक ही किया था। प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी स्कूल में का वर्षन जो था, बंगला नहीं था, हिंदी नहीं था, इंग्लिश नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय भाषा मतलब अपना क्षेत्र, अपना राज्य की भाषा में होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का सुझाव, यानी माध्यमिक मीन्स हाई स्कूल का
माध्यम जो था अंग्रेजी हो सकता था और क्षेत्रीय भाषा को हो सकता था, जैसे आजकल है। ठीक है। तीसरा है उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा का होना चाहिए, जो भी हायर एजुकेशन जो लेते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए था, लेकिन वुड डिस्पैच के अनुसार। हाँ। अगला है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, मद्रास यानी चेन्नई को बोलते हैं, हाँ, उसमें विश्वविद्यालयों का सुझाव दिया। मतलब कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है। चार्ल्स वुड का अगला सुझाव है, चार्ल्स वुड ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया। ठीक है ना। अनुदान मीन्स क्या है, हेल्प। जैसे कि माइनॉरिटी संस्थाओं में सरकार जो है संस्था के संस्थापकों को संस्था की स्थापना करने का अधिकार दिया है, संचालन करने का अधिकार दिया है, लेकिन जितना भी सहायता राशि सरकार के द्वारा मिलता है वो सरकार देती है, तो वही है अनुदान। ठीक है। तो चार्ल्स वुड ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया है। तो ऐसे संस्थानों में से कौन है, जैसे क्रिश्चियन लोगों का क्रिश्चियन स्कूल है, बौद्धिस्ट लोगों का बौद्धिस्ट स्कूल है, जैनिज़्म का अपना स्कूल है, रामकिशन मिशन संस्था का अपना स्कूल है। उसी तरह से अल्पसंख्यक में से जो है मुस्लिम लोग जो हैं, मुसलमानों का भी अपना जो मदरसा होता है, ये अल्पसंख्यक संस्था है। तो ऐसे संस्थानों को अनुदान देने की बात करती है सरकार चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत। ठीक है। और उसी तरह से जो है अगला है शिक्षा नीति स्ट्रॉन्ग, सही हो, उच्च गुणवत्ता वाली हो, और उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह स्थापना का सुझाव दिया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है। और उसी तरह शिक्षा नीति उत्तम हो, उसके लिए निरीक्षण कमेटी जैसे SI DI ADI की नियुक्ति पर जोर दिया। ठीक है। अगला E नंबर का क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के 4 कारणों का उल्लेख। संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह की शुरुआत एक्चुअली 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है ना। संथाल परगना हुआ, इधर सिंहभूम हुआ, है ना, इन जगहों में संथाल विद्रोह हुआ था, और जिन्होंने अंग्रेजों एवं सूदखोर महाजनों जमींदारों के अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में देखते हैं कि संथाल लोग जो थे, संथाल ट्राइबल लोग जो थे, वो स्वतंत्र रूप से खेती बाड़ी करना चाहते थे। ठीक है ना। लेकिन स्वतंत्र रूप से वे लोग खेती बाड़ी करके वे लोग निश्चिंत होकर के वे लोग आराम से ज़िंदगी जीना चाहते थे और इस तरह के मिजाज के थे। लेकिन उनके खेती बाड़ी में दखल अंदाजी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार और उनके अंडर में रहने वाले जमींदार, सूदखोर महाजन, ये लोग। तो इसी के विरुद्ध में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसको एक सेंटेंस में बोला जा सकता है आर्थिक शोषण। ठीक है। दूसरा कारण है सामाजिक उत्पीड़न। सामाजिक उत्पीड़न किस तरह होती थी, जैसे संथाल लोग जो हैं अपने ज़मीनों में खेती बाड़ी करते थे, और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार जो है टैक्स का रेट बढ़ा दिया था। खेती बाड़ी सही ढंग से हो या ना हो, टैक्स का रेट जो है बढ़ा दिया था, क्योंकि उस ज़माने में खेती बाड़ी, पशुपालन, यही 2 चीज़ों से इनकम आता था। ठीक है ना। तो जितना खेती बाड़ी से इनकम नहीं होता था, उतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया था, और वो टैक्स देना ही था। अगर नहीं दे पाते थे तो संथाली लोग जो हैं महाजनों के पास सूद पर जो है उधारी लेने जाते थे, और अगर वापस सही समय पर उनका उधार चुकती नहीं होता था तो सूदखोर महाजन जो हैं उन संथाल परिवारों में आकर के उनके जो पशुधन होते थे, घर के जो सोना चांदी जितने भी चीज़ वस्तु होती थी, सभी को वे लोग ले जाते थे। ठीक है। तो इस तरह से उनका सामाजिक उत्पीड़न किया जाता था। इसके अलावे संथाल महिलाओं, बच्चों को भी सूदखोर महाजन ले जाते थे और उनसे मनमर्जी काम कराते थे। ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सामाजिक उत्पीड़न वाला कारण। ठीक है। अगला है भूमि का अधिकार छीनना। जैसे मैंने ऊपर में बताया है कि संथाल लोग जो है स्वतंत्र प्रिय लोग थे। अपनी ज़मीन पर वे लोग काम करते थे सामूहिक रूप से, और उनसे जो भी
उत्पादन होता था साल भर के लिए, वे लोग आराम से जीते थे, खाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार आती है, उसी के साथ ही किसानों के ज़मीनों को सरकार जो है हड़पती है। 5 साला 10 साला जो है परमानेंट सेटलमेंट वाली जो नीति नियम बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के तहत जो है हमारे भारतीय लोगों का ज़मीन या संथाली लोगों का ज़मीन को छीनना शुरू करती है। तो उसी के विरुद्ध में संथाल विद्रोह हुआ था, भूमि का अधिकार छीनना, ठीक है। अगला है ब्रिटिश राजस्व नीतियाँ। जैसे मैंने ऊपर ही कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टैक्स का रेट अंधाधुंध बढ़ा देती थी, तो उसी के विरुद्ध में संथाल विद्रोह हुआ था। तो यही है प्रमुख 4 कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नारी शिक्षा के विकास में विद्यासागर के योगदान का वर्णन करें। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे जैसे पढ़ा जा चुका है। ईश्वरचंद विद्यासागर विशेषकर महिलाओं की उन्नति तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने योगदान दिया है, सहायता किया है, ठीक है ना। तो देखते हैं नारी शिक्षा के विकास में विद्यासागर के प्रमुख योगदान का वर्णन। पहला जैसे देख सकते हैं महिलाओं के लिए 35 स्कूल खुलवाए। जैसे उसमें से एक स्कूल है बेंथुन महिला स्कूल, ठीक है। पहले इस तरह के स्कूल नहीं होते थे, महिलाओं को पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। घर में केवल घरेलू काम करके ज़िंदगी गुजारते थे महिलाएं। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर देखा कि हमारे देश की महिलाओं को भी स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, तो विद्यासागर के द्वारा 35 स्कूल खुलवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। विधवा जैसे हमारे भारतीय समाज में विधवाओं को जो है अपने पति के चिता में जल करके मरना होता था, या फिर जो नहीं भी मरे तो उनको शादी विवाह नहीं करना होता था। तो उसी को विद्यासागर ने ये नियम लागू किया कि विधवा लोग पुनर्विवाह कर सकते हैं, और उसको जो है कानूनन रूप से पारित किया 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग के सहायता से विद्यासागर ने, कि विधवा लोग पुनर्विवाह कर सकते हैं। ये कानूनन रूप से पारित होता है 1856 में। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। विडोरी मैरिज एक्ट कब पास हुआ करके आता है 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला उसका योगदान है नारी शिक्षा का भंडार की स्थापना। कोई भी काम करने के लिए पूंजी चाहिए होता है, तो नारी शिक्षा के योगदान के लिए जो है जगह जगह पर भंडारण की स्थापना किए थे, जहाँ पर लोग जो हैं पैसे के रूप में उनको दान देते थे। स्कूलों महिला स्कूल खोले जाएं या महिला स्कूल पर जो खर्च होती है भंडारण से उनके लिए मिल जाता था। जैसे आजकल स्कॉलरशिप मिलता है सरकार की ओर से, है ना। तो उसी तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर जो है नारी शिक्षा के लिए भंडारण की स्थापना किया था, वहाँ से हेल्प मिलता था स्कूल चलाने में, ठीक है। और अगला योगदान है बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। बचपन में ही पहले ज़माने में जो शादी विवाह हो जाती थी ना, तो उसी का विरोध किया। उसके बचपन में जो शादी विवाह होता था उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाया विद्यासागर ने, कि बचपन में शादी नहीं करना चाहिए, बच्चों को जो स्कूल पढ़ सकना चाहिए, शिक्षा ले सकना चाहिए। इसी के लिए बाल विवाह का ही विरोध किया उन्होंने, ठीक है। क्योंकि विवाह होने के बाद पढ़ाई लिखाई उतना हो नहीं पाता है, तो इसीलिए बाल विवाह का ही विरोध किया ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला योगदान है सामाजिक सुधारों का समर्थन। समाज में जो भी पुराने ज़माने के रीति रिवाज जो थे, गलत रीति रिवाज जो भी थे, उसका विरोध करता है और सुधार करता है, ठीक है ना। जैसे छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभावना जो है ना, जाति प्रथा, ये सारी जो है सामाजिक कुरीतियाँ थी, तो वे सामाजिक कुरीतियों का सुधार किया ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और इसी तरह से नारी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया कि केवल पुरुषों को शिक्षा नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्त्रियों को भी, लड़कियों को भी शिक्षा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर ने नारी शिक्षा के विकास के लिए बहुत सहायता किया। और नारी शिक्षा के लिए जो स्कूल कॉलेज खुलवाए, अपने पर्सनल पैसे से उन्होंने बहुत योगदान दिया था, अपना पैसा, ठीक है ना, लगाया था स्कूल कॉलेज खुलवाने में।